नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहते हैं कि तू दौड़ में अव्वल आए, जरूरी नहीं कि तू दौड़ में अव्वल आए, जरूरी नहीं तू सबको पीछे छोड़ दे, यह भी जरूरी नहीं। तू सबको पीछे छोड़ दे, यह भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़ा होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो तेरे आगे हैं वो कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना। तो आप अपनी मेहनत को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहिए। तो आज के लेसन में हम बात करेंगे, ये कक्षा 10th का चैप्टर है आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, ये हेरिडिटी, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए, इस आनुवंशिकता जो पाठ है, लेसन है, इसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ है, उसका पहला टॉपिक है आनुवंशिकता किसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लक्षणों की वंशागति में मेंडल का क्या योगदान था। मेंडल का एक संकरण प्रयोग, मेंडल का द्वितीय संकरण प्रयोग, मेंडल के नियम और मानव में लिंग निर्धारण। ये जो टॉपिक है इस चैप्टर में सिलेबस के हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे। हम एक अलग से लेसन बनाएंगे जिसमें कंप्लीट जेनेटिक्स अपन पढ़ेंगे। तो ये केवल हमें यहाँ पर केवल 10th का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अनुवांशिकी है, कहते किसे हैं। तो अनुवांशिकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। जेनेटिक्स की डेफिनेशन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता, हेरिडिटी एंड विभिन्नताओं, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। साइंस से विज्ञान की वह भाषा जिसमें अनुवांशिकता, हेरिडिटी और विभिन्नताओं, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, वह अनुवांशिकी कहलाती है। अब बात करते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो हेरिडिटी की बात करें तो देखिए, इसमें अनुवांशिकता कहते किसे हैं। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, यानी माता पिता से जो लक्षण है संतान में पहुंचते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं वंश, अनुवांशिकता, हेरिडिटी। इसके बाद में यदि अपन बात करें कि विभिन्नताएं हैं, वेरिएशंस है, वो किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है कि एक ही जाति के विभिन्न जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर पाया जाता है। एक ही जाति के विभिन्न जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर पाया जाता है और इन्हीं अंतर को हम विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। अब ये जो विभिन्नताएं हैं वो आती क्यों है, तो इसका कारण क्या है वो देखो कि जीवों में डीएनए की जो प्रतिकृति है, जीवों में डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। यानी जब जीवों में डीएनए की कॉपीज बनती है जन्म के समय, तो उन कॉपीज में कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं और उन त्रुटियों के कारण हमें भिन्नताएं वो देखने को मिलती है। अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनमें भिन्नताएं कम होती है क्योंकि वो एक ही जनक का भाग होते हैं। अलैंगिक करने वाले जीवों में भिन्नताएं कम होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उनमें एक ही जनक भाग लेता है। जबकि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में भिन्नताएं अधिक होती हैं क्योंकि इस जनन में दो जनक भाग लेते हैं तथा दोनों की भिन्नताओं का संयोजन संतति में होता है। यानी लैंगिक जनन में भिन्नताएं ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, दो पेरेंट भाग लेते हैं और दोनों की भिन्नताओं का संतति में समायोजन होता है। यानी दोनों से 50-50% जो डीएनए है वो संतति में पहुंचता है, तो भिन्नताएं भी दोनों की समायोजन होती है, जुड़ जाती हैं। अब मेंडल का अनुवांशिकी में क्या योगदान था, यदि हम उसके बारे में देखें तो देखिए कि अनुवांशिकी के प्रयोग सबसे पहले मेंडल ने किया। जेनेटिक्स के ऊपर प्रयोग सबसे पहले मेंडल ने किया था, इसलिए मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल को
अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए गार्डन पी यानी कि गार्डन उद्यान मटर, जिसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, इस पौधे के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया। ठीक है, तो मेंडल को जेनेटिक्स का फादर जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले अनुवांशिकी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए, और प्रयोग इन्होंने मटर के पौधे पर, उद्यान जो मटर है पाइसम सटाइवम है, इसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किए। ठीक है, अब मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना और पौधे को क्यों नहीं चुना? तो इसके भी कुछ कारण थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन कारणों की बात करते हैं कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया। ठीक है, तो उसके कारण निम्न थे। पहला कारण है कि मटर का पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण होते हैं। मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण होते हैं, जैसे बीज है वो गोल झुर्रीदार बीज है, पौधा लंबा और बौना है, और फूल का रंग है सफेद बैंगनी है। तो ये विपर्यासी लक्षण है वो मटर के पौधे में पाए जाते थे। दूसरा है कि इनका जीवन काल छोटा है। मटर का पौधा 1 वर्षीय है, जीवन काल छोटा है, तो कम समय में हमें अधिक पीढ़ियों का अध्ययन करने में सहूलियत रहती है। तीसरा है कि सामान्यतः इनमें स्वपरागण होता है, परंतु हम कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कर सकते हैं। यानी कि मटर के पौधे में स्वतः स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण भी करा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि मटर के पौधों में वो कौन कौन से विपर्यासी लक्षण थे जिनका चयन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। वो लक्षण कौन कौन से? देखिए, हम बात करते हैं उन लक्षणों की। तो पहला है पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई और लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है, और बोना पौधा है वो अप्रभावी लक्षण है। दूसरा है बीज की आकृति, बीज की आकृति गोल है और झुर्रीदार है, गोल बीज है वो प्रभावी लक्षण है। बीज का रंग पीला है और हरा है, पीला रंग है वो प्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी लक्षण है और सफेद अप्रभावी लक्षण है। पुष्प की स्थिति कक्षक और अग्रस्त, कक्षक है वो प्रभावी लक्षण है और अग्रस्त है अप्रभावी लक्षण है। फली का रंग हरा प्रभावी लक्षण है और पीला अप्रभावी लक्षण है, और फली की आकृति फैली हुई प्रभावी लक्षण और सिकुड़ी हुई अप्रभावी लक्षण। यहाँ पे हम डायग्रामेटिक रूप से भी दिखा रखा है कि यहाँ पर देखिए पौधा ये लंबा है, ये लंबा पौधा प्रभावी लक्षण है, ठीक है, और ये बोना पौधा अप्रभावी लक्षण है। यहाँ पे पुष्प देखो कक्षक यानी पत्ती के कक्ष से निकल रहा है तो कक्षक है, इसका प्रभावी लक्षण है, और टहनी के एंड में लग रहा है अत्रस्त है, इसका अप्रभावी लक्षण है। फली का रंग देखो हरा है प्रभावी लक्षण और पीला है अप्रभावी लक्षण। फली फूली हुई है तो प्रभावी, सिकुड़ी हुई अप्रभावी। बीज गोल प्रभावी, सिकड़ा हुआ अप्रभावी। बीज पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी। फूल का रंग, पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी और सफेद अप्रभावी। तो यहाँ पर देखो 7 लक्षण है, 2 फूल से संबंधित है, 2 फली से संबंधित है, 2 बीज से संबंधित है, और एक जो है वह लंबाई से संबंधित है, पौधे की लंबाई। जो 7 लक्षणों का चयन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किया। तो हमें इनको याद रखना, परीक्षा में कई बार पूछते हैं कि मटर के पौधे के सफेद रंग का विपर्यासी लक्षण कौन सा है, पुष्प के सफेद रंग का विपर्यासी लक्षण कौन सा है, तो वो बैंगनी आएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे के कौन से 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, लिखिए। तो हमें इस प्रकार से टेबल बना के लिखना है। अब बात करते हैं
कि मेंडल का जो एक संकर प्रयोग और द्वीप संकर प्रयोग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, एक संकर प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण। सबसे पहले डेफिनेशन देखो होता क्या है कि एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों के मध्य संकरण हो। एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षण लेकर हम दो पादपों के मध्य में क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर लंबे पौधे और बोने पौधों के मध्य संकरण करवाया गया है। अब वो उसके रिजल्ट क्या होते हैं कि जब शुद्ध लंबे का अर्थ है कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों जो विकल्पी है वो एक समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शुद्ध लंबे में दोनों जीन है वो कैपिटल टी है, तो शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बोने दोनों स्मॉल टी है। मटर के पौधे में पाया जाता है, तो F1PD में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और F2PD प्राप्त करने के लिए F1PD के पौधों के मध्य स्वपरागण कराया जाता है। तो आइए इसको अपन डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये शुद्ध लंबे हैं, कैपिटल टी जिसे समयुग्मजी भी कहते हैं, दोनों जो जीन है वो समान है। यहाँ पर शुद्ध बोने हैं, कैपिटल स्मॉल टी। ठीक है, ये भी समयुग्मजी है क्योंकि दोनों जीन एक समान है। ये पेरेंटल पीडी या जनक पीडी कहलाती है, इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं तो सभी पौधे जो होते हैं वो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाले प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी है प्रभावी लक्षण है, तो ये सभी पौधे हैं वो हमें लंबे प्राप्त होंगे। F1PD के सभी पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होंगे। अब हम इन लंबे पौधों के मध्य या F1PD से प्राप्त पौधों के मध्य हम पर परागण करवाते हैं। दो पौधे लेते हैं तो मादा युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी और नर युग्मक है वो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनसे हमें पौधे बनाने हैं, F2PD प्राप्त करनी है, तो देखो ये नर ये युग्मक हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे मादा युग्मक है कैपिटल टी स्मॉल टी। हम इससे करवाएंगे तो कैपिटल टी इसका हम कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब यहाँ पे देखो कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तो हम कैपिटल टी को पहले रखते हैं और ये स्मॉल टी को स्मॉल टी से करवा करेंगे स्मॉल टी लेंगे। अब F2PD प्राप्त हुई, इस F2PD में देखिए हमें यदि हम लक्षण प्ररूप देखते हैं, यदि हम लक्षण प्ररूप देखते हैं, लक्षण प्ररूप का अर्थ है बाह्य प्रकृति, यानी कि बाह्य संरचना देखेंगे तो देखिए ये पौधा लंबा है, ये पौधा भी लंबा है, ये पौधा भी लंबा है और ये पौधा भी लंबा है। ठीक है ना, तो तीन पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए, तीन पौधे लंबे हो गए और ये एक पौधा दोनों स्मॉल टी है तो एक पौधा लंबा हो गया, तो 3:1 है, यानी 75% पौधे लंबे हैं F2PD में और 1% जो 25% जो पौधे हैं वो बोने होंगे। यदि हम इसकी जीन प्रकृति देखें, जीन प्रकृति यानी उसकी जीन प्रारूप देखें तो देखिए दोनों कैपिटल टी, ऐसे पौधे कितने हैं जिनमें दोनों जीन कैपिटल टी हो तो ऐसा पौधा एक है। ठीक है, और ऐसे पौधे कितने हैं जिसमें एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो तो ऐसे दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो। और ऐसे पौधे कितने हैं जिसमें दोनों स्मॉल हो, ऐसा पौधा एक है तो ये एक, तो इसका जीन स्वरूप हो गया 1:2:1। ठीक है, F2PD में 75% लंबे पौधे और 25% बोने पौधे प्राप्त किए, अर्थात लक्षण स्वरूप फिनोटाइप है वो 3:1 था। जबकि F2PD में जीन प्ररूप
या जीनोटाइप है, अनुपात है वो 1:2:1 है, जो कि अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो आपको ये याद रखना है कि एक संकर संकरण में लक्षण प्ररूप अनुपात कितना होगा, 3:1, और जीन प्ररूप अनुपात यानी जीनोटाइप कितना होगा, 1:2:1। ठीक है। और इस एकल संकरण के आधार पर मंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया। अब ये प्रभाविकता का नियम क्या है, आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। प्रभाविकता का नियम है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाए तो F1 पीडी में केवल एक ही लक्षण अभिव्यक्त होता है। यानी हमें यहाँ पर दो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लंबापन और गोलापन, लंबे पौधे गोले पौधों के मध्य में क्रॉस करवाया, F1 पीडी में केवल हमें एक ही लक्षण दिखाई देगा। ठीक है ना, जैसे लंबापन सभी पौधे लंबे थे तो केवल एक ही लक्षण दिखाई दिया। तो जो लक्षण F1 पीडी में अभिव्यक्त होता है, F1 पीडी में दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। जी क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। तथा जो लक्षण F1 पीडी में दिखाई नहीं देता है, अभिव्यक्त नहीं होता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखो F1 पीडी में पौधे का लंबापन है वो हमें दिखाई दिया, तो ये इसका प्रभावी लक्षण हो गया। जबकि F1 पीडी में बोनापन लक्षण है वो दिखाई नहीं दिया, तो ये बोनापन है वो अप्रभावी लक्षण है। अब बात करते हैं द्विव संकर संकरण की। एक संकर संकरण में हमने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाया था। यहाँ पे हम द्विव संकर संकरण में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस को द्विव संकर संकरण कहते हैं। यानी हम यहाँ पर दो जोड़ी विपर्यासी जो लक्षण है उनके मध्य क्रॉस करवाएंगे। जैसे गोल बीज और हरे बीज, एक लक्षण कौन सा हो गया, गोल बीज, और दूसरा हो गया हरे बीज, ये इसके प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो इसका क्रॉस मटर के पौधे के झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है और पीले बीज भी अप्रभावी लक्षण है। जेनी संरचना हो गई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई के मध्य संकरण करवाया जाता है। ठीक है, अब इनके मध्य जब हम गोल बीज और पीले, गोल और हरे बीजों के मध्य हम संकरण करवाएंगे, गोल और हरे बीजों के मध्य हम संकरण करवाएंगे, सॉरी हाँ, तो द्विव संकर संकरण में हम क्या करते हैं कि गोल और हरे बीज, गोल और पीले बीज वाले पौधों का संकरण हम झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों के मध्य करवाते हैं। तो देखिए F1 पीडी में हमें गोल और पीले बीज, गोल और पीले बीज है वाले सभी पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि गोल और पीले जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है जो F1 पीडी में दृष्टिगोचर रूप से दिखाई देते हैं, जबकि झुर्रीदार और हरे बीज अप्रभावी लक्षण है। अब F1 पीडी से प्राप्त पौधों के मध्य पर परागण के द्वारा या परागण F1 पीडी प्राप्त करने के लिए F1 पीडी के पौधों के मध्य परागण करवाया जाता है और उसे में F2 पीडी प्राप्त होती है। और F2 पीडी का लक्षण स्वरूप होता है वो 9:3:1 तथा जीन स्वरूप 1:2:4:1:4:1:2:1:1 होता है। आइए इसको हम समझते हैं। द्विव संकर क्रॉस को उदाहरण के तौर पर जब हम समझेंगे चेकर बोर्ड की सहायता से, तो देखिए यहां पर देखिए अपनी चेकर बोर्ड दिया गया है। यदि इसको अपन समझे तो ये गोल पीले और गोल बीज हैं जिनका जीनी संरचना कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल आर है, जो कि समयुग्मजी है, शुद्ध है। ठीक है, और दूसरा पौधा है हरे और झुर्रीदार बीज वाला पौधा जिसका जीनी संरचना है स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये भी समयुग्मजी है क्योंकि
लक्षणों को प्रभावित करने वाले जीन हैं वो एक समान है। ये पेरेंटल पीढ़ी कहलाती है, जनक पीढ़ी कहलाती है। इसके द्वारा बनते हैं युग्मक। ठीक है, तो यहां पर युग्मक कैपिटल वाई और कैपिटल आर बना। यहां पर देखो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं इसके द्वारा। 4 प्रकार के कौन से कि कैपिटल वाई को कैपिटल आर से, पहले वाई को पहले आर से और पहले वाई को दूसरे आर से, फिर दूसरे वाई को दूसरे आर से, दूसरे वाई को पहले आर से। तो चारों प्रकार के जो युग्मक हैं गेमेट्स है वो सेम होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे एक लिया कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसी प्रकार से 4 युग्मक यहाँ बनेंगे, चारों समान होंगे। ठीक है, उनमें से अब चारों समान कैसे होंगे, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो अपन डिटेल से समझेंगे। जैसे कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, इसे युग्मक जब अब अपन बनाएंगे तो इस कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ अपन युग्म बनाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर इस कैपिटल वाई का इस आर के साथ बनाएंगे तो वही कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा। दूसरे वाले वाई का पहले वाले आर के साथ बनाएंगे तो वही कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा। और इस दूसरे वाई का दूसरे आर के साथ बनाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। यानी चारों जो युग्मक है समान है, तो यहाँ पे हम केवल एक ही युग्मक लेते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल एक ही युग्मक लेते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर। और यहाँ पे भी स्मॉल वाई स्मॉल आर के द्वारा 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, चारों सेम होंगे। इनमें से हमने एक युग्मक यहाँ पर लिया। जब इनके मध्य हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 PD प्राप्त होती है। और F1 PD जो है उसके यहाँ पर जो संरचना है वो इस प्रकार से होगी। यहां पे हम ले लेते हैं, यहां पर हमने लिया कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है भाई। ठीक है, इनके मध्य जब अपन निषेचन करवाएंगे क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये हमें पादप प्राप्त होंगे। सभी पादप ऐसे होंगे जो कैसे हैं, कैपिटल वाई प्रवाही लक्षण है तो पीले बीज वाले, और यहां पर राउंड है आर प्रभावी लक्षण है तो पीले और गोल बीज वाले सभी पौधे हैं वो प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनमें F1 PD है ये विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी कैसे है, यहाँ पे देखो दोनों जीन हैं, एक लक्षण को प्रभावित करने वाले दोनों जीन हैं वो अलग अलग है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों अलग है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी अलग है। अब हम इनमें 100 परागण करवाएंगे तो 100 परागण के द्वारा एक हम लेंगे नर पादप और एक लेंगे मादा पादप। ठीक है, अब हम नर पादप ले रहे हैं। जैसे हमने यहां पे नर पादप लिया, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसके द्वारा जो युग्मक बने वो 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। 4 प्रकार के कैसे, कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई का स्मॉल आर से करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई का कैपिटल आर से करवाएंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई का स्मॉल आर से करवाएंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये 4 प्रकार के नर युग्मक प्राप्त होंगे और 4 प्रकार के मादा युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पे 4 प्रकार के नर युग्मक हैं, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से 4 प्रकार के नर मादा युग्मक हैं, 1 सेम टू सेम 1 2 और 3 और 4। अब इनके मध्य अपन क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस कराने पर जो हमें संरचना प्राप्त होगी वो देखो किस प्रकार से होगी। यहां पर यदि हम इसके युग्मक का इस युग्मक के साथ निषेचन करवाते हैं तो बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी पीला और गोल संरचना। दूसरा, यदि हम इसके साथ करवाएंगे तो यह संरचना बनेगी, इसके साथ करवाएंगे तो यह संरचना बनेगी।
और इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये संरचना बनेगी। ऐसी संरचनाएं हैं वो नए पादप बनेंगे। ऐसे ही फिर इसकी अपन इसके साथ करवाएंगे तो ये संरचना बनेगी। ऐसे हमारे पास 16 पादप प्राप्त होंगे। कितने पादप प्राप्त होंगे? 16 पादप प्राप्त होंगे। यदि इन पादपों की अपन लक्षण प्रतीति देखें तो देखिए, लक्षण जो प्रतीति है, बाह्य प्रतीति, लक्षण प्ररूप, वो लक्षण प्ररूप जो है वो कैसा होगा? देखिए, पीले और गोलाकार बीज 9 होंगे। देखिए, 1 है पीला गोलाकार, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है पीला और गोलाकार, 6 है पीला और गोलाकार, 7 है, 8 है पीला और गोलाकार, 9 है। तो 9 पादप है पीले और गोलाकार। ठीक है, 3 पादप होंगे हमारे पास, पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2, पीला और झुर्रीदार 3। 3 पादप पीला और झुर्रीदार हो गए। और 3 पादप हैं वो होंगे हरा गोलाकार 1, 2 और 3। 3 पादप हरा और गोलाकार हो गया, और 1 पादप हो गया हरा और झुर्रीदार, लास्ट वाला। तो इसका लक्षण प्ररूप हो गया। टोटल 16 पौधे हैं, 3:3, 9:3:3:1। यदि हम इसका जीनी प्ररूप देखें, जीनी प्ररूप का अर्थ होता है इसकी जीनी संरचना। अब आप जीनों के बारे में देखेंगे कि एक समान जीन वाले कितने पौधे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जीनी संरचना को देखने के लिए चारों कैपिटल आर कितने पौधे हैं? ऐसे पौधे हमारे पास जिनमें दोनों वाई और दोनों आर बड़े हो, ऐसा पौधा हमारे पास 1 है। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें 2 वाई और 1 आर बड़ा हो, यहाँ पे हम जीनी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं कि जीनों की बनावट देख रहे हैं, जिनमें 2 वाई बड़ा है, 1 आर बड़ा है, 1। और यहां पर शुरू के 3, ये 2। ठीक है, और ये 2 ही है यहां पर, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद में 2 पौधे हमें मिलेंगे कैसे? जिनमें 1 वाई छोटा हो, बाकी तीनों बड़े हों, 1 और 2। ठीक है, तो ये 2 अनुपात। ऐसे पौधे कितने हैं जिनमें 1 वाई छोटा हो, 1 बड़ा हो, 1 आर बड़ा हो, 1 छोटा हो? ऐसे देखो कितने, 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे पौधे होंगे 4। इसके बाद में ऐसे पौधे देखो जिनमें दोनों वाई बड़े हों और दोनों आर छोटे हों, 1। ऐसा पौधा 1 ही है, तो 1 लिखेंगे हम अनुपात। ऐसे पौधे कितने हैं जिनमें 1 वाई बड़ा हो, बाकी तीनों छोटे हो, 1। और देखो 1 कि 1 वाई बड़ा है और बाकी 1 वाई छोटा, दोनों आर छोटे, 1 है। और ये 2 है, ऐसे 2 हैं तो लिखेंगे 2 अनुपात। ऐसे पौधे कितने हैं जिनमें दोनों वाई छोटे हो, दोनों आर बड़े हो? ऐसा पौधा 1 ही है पूरी टेबल में। ठीक है, और ऐसा पौधा जिनमें दोनों वाई छोटे हो और 1 आर बड़ा हो, ऐसे पौधे 1 और 2। ऐसे पौधे 2 हैं। और ऐसे पौधे कितने हैं? ये लास्ट में 1 बचा है जिनमें चारों छोटे हो, दोनों वाई छोटे और दोनों आर छोटे, तो ये हो गए। तो ये इसका जीन प्ररूप है वो इस प्रकार से हो गया, जीन प्ररूप। ठीक है, 1:2:2:4:1:2:1:2:1। इसको याद रखने का तरीका है कि 12:24:12:12:1। ठीक है, 12:24:12:12:1 ये जीन प्ररूप है F1-2B का, द्विसंकरण संकर का। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको याद रखेंगे।
द्विसंकरण के आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि लक्षणों की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से होती है। किसी एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी एक लक्षण की वंशागति है वह दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कि लक्षणों की वंशागति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से गमन होता है। एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करते। अब लक्षण व्यक्त कैसे होते हैं वो देखिए कि यहां पर किसी भी जीव में जो लक्षण होते हैं वह जीन के द्वारा, किसके द्वारा, जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब ये जीन क्या होते हैं कि डीएनए का वह पार्ट जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है। डीएनए का वह पार्ट जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं जीन कहलाते हैं। ठीक है, वो जो डीएनए होता है वह जीन डीएनए की कार्यात्मक इकाई है। जीन है डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना होती है और ये प्रोटीन या एंजाइम है वो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए कि पौधों की लंबाई वृद्धि हार्मोन की मात्रा पर नियंत्रित निर्भर होती है। यदि वृद्धि हार्मोन की मात्रा अधिक होती है तो पौधा लंबा हो जाएगा और यदि हार्मोन की मात्रा कम होती है तो पौधा बौना रह जाता है। इसके बाद में कि लिंग निर्धारण, जीवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है तो देखिए लिंग का निर्धारण दो प्रकार से होता है कि कुछ जो जीव होते हैं, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण होता है वह अंडे के उष्मायान ताप पर निर्भर करता है। यानी अंडे के जो हीटिंग टाइम है, टेम्परेचर है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे घोंघा है। और कुछ प्राणी जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करते हैं। लिंग गुणसूत्र उनमें पाए जाते हैं और उन लिंग गुणसूत्रों के आधार पर उनमें लिंग का निर्धारण होता है। जैसे मानव की बात करें तो मादा में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं और नर में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मानव में लिंग निर्धारण की बात करें तो देखिए मानव में 23 जोड़े जो हैं वो गुणसूत्र के पाए जाते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वह अलिंग होते हैं यानी कायिक होते हैं। 22 जोड़ी यानी 44 जो गुणसूत्र हैं वह कायिक होते हैं। ठीक है, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र है वह लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है ना, जनन गुणसूत्र होते हैं, जेनेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं एक जोड़ी। यदि पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होता है और मादा में गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। ठीक है, X गुणसूत्र सामान्य आकार का होता है लेकिन Y गुणसूत्र छोटे आकार के होते हैं। अब देखो मादा में एक ही प्रकार के लिंग गुणसूत्र हैं XX, तो उनमें एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न होते हैं जिनमें X गुणसूत्र पाया जाता है। जबकि नर में 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं X और Y। तो इसमें 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु होते हैं उनमें X गुणसूत्र पाए जाते हैं और दूसरे वाले में Y प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। शिशु का जो निर्धारण होता है, शिशु के लिंग का जो निर्धारण होता है वह निषेचन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा अंडाणु कौन से शुक्राणु से निषेचन करता है। तो आइए इसको समझते हैं। ये देखिए यहां पर कि नर में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वह XX होता है, जबकि मादा में नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होता है, जबकि नर में मादा में XX पाया जाता है। तो जब नर में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। एक प्रकार के शुक्राणु जिनमें X गुणसूत्र पाया जाता है, दूसरे वाले में जिनमें Y लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। मादा में XX एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इनमें अंडाणु भी एक ही प्रकार के बनेंगे, वो X गुणसूत्र वाले। जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु जो हैं
वो X गुणसूत्र वाले अंडाणु से निषेचन करते हैं तो युग्मनज बनता है जिसमें गुणसूत्र होते हैं XX, और XX गुणसूत्र से बनती है मादा, लिंग निर्धारित होता है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयोजन करेगा, निषेचन करेगा, तो XY गुणसूत्र वाले युग्मनज बनेंगे जिनके द्वारा नर का निर्धारण होता है। इस प्रकार से X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र के आधार पर हम मानव में लिंग निर्धारण है वो समझते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब रिप्लाई जरूर देंगे। यदि आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। ओके।